जब आप 52 पढ़ते हो तो पहले आप देखना कि चूंकि इसमें द इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में दो तीन चीजें आप याद रखना, या फॉर दैट सेक द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी अदर लेजिस्लेशन, बट ऑब्वियसली द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज दिस इज अ सुप्रीमा लेक्स। तो सुप्रीमा लेक्स का मतलब क्या हुआ कि द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर लेजिस्लेशंस एज वेल। तो अब जैसे अभी तक आप लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में आपको पता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट प्राइमरली इट इज अ प्रोसीजरल लेजिस्लेशन। तो इसमें आप दो तीन टर्म्स देखते हो, जैसे आपने देखा होगा मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो वंस यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड the definition of may presume, shall presume, and conclusive proof, then what is the difference? The difference is, in the case of shall presume, the law is going to presume. It means in those cases, the judge cannot exercise, or the magistrate cannot exercise his discretion. जहां पे मे प्रिज्यूम है वहां पे मे, यू नो दैट मे ऑल्सो इंक्लूड्स मे नॉट, तो वहां पे द मैजिस्ट्रेट कैन एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन। बट इन द केस ऑफ शैल प्रिज्यूम, दैट इज द स्टैट्यूटरी मैंडेट, एंड द मैजिस्ट्रेट इज बाउंड बाय दैट स्टैट्यूटरी मैंडेट। जैसे आपने देखा ना कि द लॉ शैल प्रिज्यूम दैट दिस इज द केस ऑफ डाउरी डेथ। तो जहां पे लॉ ने प्रिज्यूम कर लिया कि डाउरी डेथ का केस है, वहां पे आप ये याद रखना कि अगर मैजिस्ट्रेट को लग भी रहा है कि नहीं डाउरी डेथ का केस नहीं, लड़की किसी और कारण से मर गई है, तब भी ही कैन नॉट प्रिज्यूम दिस थिंग कि दिस इज नॉट द केस ऑफ डाउरी डेथ, बिकॉज हियर द लॉ इज प्रिज्यूमिंग। तो इसीलिए आप देखोगे जहां जहां पे लॉ का प्रिजम्पशन आता है, वहां वहां पे क्रिमिनल लॉ में इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर इज शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। शिफ्टिंग कहां से होती है? शिफ्टिंग हो जाती है प्रोसिक्यूशन से एक्यूज्ड के ऊपर। So that's why shall presume is considered as a very tough and difficult provisions, which definitely not favors the innocence of the accused person. लेकिन जब यही shall constitution में use होता है, और अच्छा उसके अलावा क्या होता है कि अब तो कई सारे आप इंटरप्रिटेशन देखते हो, तो इन मेनी केसेस आगे आप लोग पढ़ोगे, द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द shall presume can also be read as may presume। लेकिन नॉर्मल रूल यही होता है कि shall should be read as statutory mandate. What happened in the case of constitution where the term shall presume or the term shall has been used, वहां पे क्या इंटरप्रिटेशन होगा, इसको हम लोग देखेंगे। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के केस में इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड द वे इट हैज बीन रिटन। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं होता कि उसमें जज अपने वर्ड्स या अपने थॉट्स को जहां पे क्लैरिटी है वहां पे इंसर्ट करे। जहां पे क्लैरिटी नहीं है, या कोई नया चैलेंज है, या कोई ऐसी चीज है विच इज नॉट वेरी क्लियर, ओनली Excuse me, इन ma'am. दोस I have a doubt. सर्कमस्टेंसेस। हाँ, I have a doubt, ma'am. एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे कंप्लीट कर लें तो लास्ट में डाउट डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है ना? अपना मैम ये डाउट्स आप लोग आर्टिकल लिखते जाओ। 52 में लिखा है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट्स इट। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ, शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि वेयर देयर इज एब्सोल्यूट क्लैरिटी, देयर इज नो नीड ऑफ री इंटरप्रिटेशन, एंड द लॉ शुड बी, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अंडरस्टूड द वे इट हैज बीन रिटन। अब जब इसको मैंने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद केस लॉज। लेकिन केस लॉ पे आने से पहले हम लोग कुछ प्रोविजंस देखते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 52, क्योंकि जब आप एग्जीक्यूटिव की बात करते हो, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हो, then remember, in the case of union executive, the president is the head of the union executive, while in the case of state, the governor is the head of state executive. State executive का मतलब हो गया the president and the council of minister, and in the case of state executive, the governor and the council of minister. This is the meaning of the executive. तो यहाँ पे 52 क्या कहता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे शैल टर्म जो है, शैल का मतलब क्या है? शैल का मतलब हुआ दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का मतलब क्या हुआ कि मे बी द प्रेसिडेंट हैज डाइड, मे बी ही हैज पुट हिज रेजिग्नेशन, मे बी बिकॉज हिज फिजिकल इनकैपेसिटी ही कैन नॉट कंटिन्यू as the president of India. Then in that circumstances, what option should be, what options are left? क्या नए इलेक्शन का वेट किया जाए, एंड व्हेन द न्यू प्रेसिडेंट हैज बीन इलेक्टेड देन द न्यू प्रेसिडेंट शुड होल्ड द ऑफिस, और इमीडिएटली एज द पोजीशन वैकेंट्स देयर शुड बी अनदर पर्सन टू टेक द चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
शैल का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि प्रेसिडेंट का ऑफिस 1 घंटे 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं रह सकता. देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स it is 100% constitutional mandate that in any case there should be one president as the president of India, one person as the president of India. और इसीलिए आप देखते हो 62 सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि in any case the vacancy of the president must be filled within a period of 6 months. तो आपको पता है कि नॉर्मली तो क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है उसका टर्म पूरा होने से पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा लिया जाता है. जो सरकार होती है उसका टर्म पूरा होने से पहले इलेक्शन करा दिया जाता है. बट बिकॉज ऑफ एनी इनएविटेबल सर्कमस्टेंसेस रेजिग्नेशन दे दे, उसकी डेथ हो जाए या और कोई कारण हो, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस द वाइस प्रेसिडेंट विल वर्क एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा. वाइस प्रेसिडेंट भी अगर नहीं है देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल वर्क एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और उसमें आप एक चीज याद रखिएगा कि जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस वंस दे स्टार्टेड एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे विल हैव टू टेक द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड दे एंजॉय ऑल पावर्स एंड इम्यूनिटी व्हिच इज वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो शैल का मतलब इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, हमेशा वहां पे एक प्रेसिडेंट रहेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, लेट्स कम टू आर्टिकल 53, क्योंकि यहां से अब धीरे धीरे ना आपकी टेक्निकलिटीज शुरू होती हैं. व्हाट आर्टिकल 53 सेज? आर्टिकल 53 सेज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. तो पहली इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो एक चीज आप याद रखिएगा कि जो गवर्नमेंट होती है, द डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट बट ऑल द डिसीजंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों होता है? बिकॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव. तो डिसीजन तो सरकार का होगा लेकिन नाम किसका होगा? प्रेसिडेंट का होगा. साथ ही क्या कहती है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम. प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हेड होगा और उस पावर को एक्सरसाइज कैसे करेगा? एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम. दो तरीके से एक्सरसाइज करेगा. डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकता है, एंड डायरेक्टली का मतलब हो गया हिज ओन डिसीजन, and the second one is indirectly. Indirectly ka matlab through the officers subordinate to him. So remember here in this case the meaning of officer subordinate to him also includes काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव में दो लोग हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट हेड है, प्रेसिडेंट के सबऑर्डिनेशन में जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है. जबकि हम सबको पता है कि द एक्चुअल पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड नॉट द प्रेसिडेंट, एंड द रीजन बीइंग दैट द मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री व्हाइल द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन. तो प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. जो लोकसभा के सदस्य होते हैं या जो प्राइमरली जो मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट होता है कि मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर दे शुड बिलोंग टू द लोकसभा. ये एक प्रेसिडेंट है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नहीं है. जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मनमोहन सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ही वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम आसाम. उसके पहले जब मिसेस गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो पहले वो कुछ समय तक राज्यसभा की मेंबर थी जब पहली बार बनी थी, और उसके बाद वो लोकसभा का इलेक्शन जीत करके आई. तो यहाँ पे दो चीजें आप याद रखना, ही कैन एक्सरसाइज हिज पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम व्हिच मींस विद द हेल्प ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो यहाँ पे ये 53 में जो नीचे के प्रोविजंस है, क्योंकि बहुत लेंथी है, सारी चीजें पढ़ना जो इसमें संभव नहीं होगा, तो हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ेंगे. इसमें आप आ जाओ अब आर्टिकल 74 पे. 74 खोलो. आर्टिकल 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट. अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब वहां पे क्या है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट. यहाँ पे क्या है? देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो इसका एक मतलब क्या हुआ? एक मतलब ये हुआ कि अंडर आर्टिकल 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट. Then under Article 74 there shall be a council of minister that is also a constitutional mandate.
तो ये क्या कहता है, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice। तो president executive head होगा, but there shall be a council of minister headed by the prime minister to aid and advise the president of India, and the president of India will work in accordance with the advice of the council of ministers। तो यहाँ पे 74 का ये कहना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही प्रेसिडेंट काम करेगा। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट 74 में समझ में आया। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इशू क्या होता है कि सपोज करो देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो इसकी दो प्रोबेबिलिटीज होती है। सपोज द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व, लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि जो मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी है, देयर इज अ कोalition गवर्नमेंट, या रूलिंग पार्टी में डिफेक्शन हो गया जिसके कारण रूलिंग पार्टी जो माइनॉरिटी में आ गई, एंड देयर इज नो अल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी हु इज इन द पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। वो कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। जब कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस वन ऑप्शन इज लेफ्ट विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो ऑप्शन ये होता है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए और फ्रेश इलेक्शंस को रिकमेंड कर दिया जाए। अब लोकसभा भंग हो गई, जब लोकसभा भंग हो गई तो आइडियली देयर इज नो लोकसभा, सो देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आल्सो इन अ वे, बिकॉज 75 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। सो व्हेन देयर इज नो लोकसभा, देयर इज नो प्राइम मिनिस्टर, देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देगा? क्या उस समय वो डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सरसाइज करके खुद सारी की सारी पावर जो है जो गवर्नमेंट की है वो ले सकता है क्या? ये यूएनआर राव के केस में इस इश्यू को उठाया गया था, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे बिकॉज वी आर डीलिंग ओनली विद द प्रोविजंस, तो मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दैट देयर शुड बी इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एड एंड एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे ही काम करेगा। फिर इसमें प्रोविजो ऐड किया गया है। प्रोविजो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस ईदर जनरली और अदरवाइज, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। देखिए, और एडवाइस का मतलब क्या होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द एडवाइजरी बॉडी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि प्रेसिडेंट को जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दी है, द प्रेसिडेंट इज नॉट हैप्पी एंड मे बी नॉट एग्री विद दैट एडवाइस। तो अगर उस एडवाइस से एग्री नहीं है तो क्या करेगा? तो पहले तो क्या होता था कि वो मना कर देता था कि इस एडवाइस को हम मानने के लिए बाउंड नहीं है और हम नहीं मानेंगे। लेकिन ये जो आपका प्रोविजो ऐड किया गया है, it has been added through 44th Constitutional Amendment Act 1978, इसके थ्रू इसको ऐड किया गया। और इसका प्रोविजो क्या कहता है? प्रोविजो ये कहता है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस दी, देन द प्रेसिडेंट कैन रिक्वेस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसीडर द एडवाइस। तो जब वो रिकंसिडरेशन के लिए बोलेगा तो उसमें वो रीजन भी मेंशन करता है कि उसको क्यों लग रहा है कि ये एडवाइस वैलिड नहीं है, या उसको क्या रिसेंटमेंट है उस एडवाइस को लेकर के, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को और किन नए पॉइंट्स को रिकंसिडर करना चाहिए बिफोर टेंडरिंग सच काइंड ऑफ एडवाइस। तो इस स्थिति में क्या होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास वो with or without objections and along with his suggestions he will send it back to the council of minister for the reconsideration। रिकंसिडरेशन में क्या होगा कि या तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एडवाइस को मान लेगी, एक प्रोबेबिलिटी ये होती है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, रिकंसिडर किया, उसकी एडवाइस को मान लिया, वापस प्रेसिडेंट को भेज दिया एंड प्रेसिडेंट हैज एक्सेप्टेड इट। द सेकंड प्रोबेबिलिटी इज कि द एडवाइस व्हिच हैज बीन टेंडर्ड or which has been given by the president to the council of minister, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको रिकंसीडर करने के बाद उसको लगा कि नहीं, जो मैंने पुराना सजेस्ट किया था हम उसी को दोबारा इसके पास भेजेंगे।
जब दोबारा भेज दिया, then according to the proviso, for the second time the president is bound by the advice of the council of minister. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर second time president bound है, then in a way it is very much clear that there is a very limited power in the hands of the president of India. और इसीलिए आप देखोगे कि बहुत कम ऐसा होता है कि जहां पर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा हो, एंड बिकॉज प्रेसिडेंट इज द हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि इफ समथिंग has been sent back by the president to the council of minister, तो council of minister उसको दोबारा president के पास या तो नहीं भेजता है, या कम से कम उस फॉर्मेट में नहीं भेजता है जिस फॉर्मेट पे या जिस पॉइंट पे प्रेसिडेंट को ऑब्जेक्शन है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोविजो साफ साफ कहता है कि रिकंसिडरेशन के बाद अगर सेम फॉर्मेट में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसको भेज दिया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भेज देता है, देन फॉर द सेकेंड टाइम द प्रेसिडेंट इज बाउंड. तो जैसे ही आपने बोला कि फॉर द सेकेंड टाइम द प्रेसिडेंट इज बाउंड, तो इट इज वेरी मच क्लियर दैट देयर इज रिस्ट्रिक्शन ओवर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जानने वाली क्या है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने एडवाइस को नहीं माना, तो फिर क्या होगा. तो यहाँ पे आप आर्टिकल 60 पे आ जाओ. आर्टिकल 60 जो है ये बेसिकली इस पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आर्टिकल 60 एंड 61. 60 जो है आपका, इट डील्स विद द ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट. नॉर्मली आप क्या देखोगे, जब आप ओथ का फॉर्मेट देखोगे ना, देन यू कैन सी इन दैट द फॉर्मेट ऑफ different oaths have been given in schedule 3rd of the Indian constitution. But in the case of the oath of the president and the oath by the vice president, the provisions has been given within the constitution. उसको थर्ड शेड्यूल में नहीं दिया गया है जहां पे बाकी सबकी ओथ का फॉर्मेट दिया गया है. प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दी हुई है, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट की ओथ दी गई है दैट हैज बीन गिवन अंडर आर्टिकल 60. तो 60 क्या कहता है, every president and every person acting as president or discharging the function of the president. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट या कोई और व्यक्ति जो प्रेसिडेंट की कैपेसिटी में वर्क कर रहा है, जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया या उसकी डेथ हो गई और सडन पोजीशन खाली हो गई, तो whoever will be the acting president, वो क्या करेगा, वो इस ओथ को लेगा. Before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India. ओथ कौन दिलाता है, Chief Justice of India दिलाता है. और in his absence, the senior most judge of the Supreme Court. अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो कौन दिलाएगा, the senior most judge of the Supreme Court. An oath or affirmation in the following form, that is to say, क्या oath है, I, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will faithfully execute the office of President or discharge the function of the President of India and will do the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and I will devote myself to the service and well-being of the people of India. एक पॉइंट इसमें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे अंडर आर्टिकल 60 the president is taking oath, who is, remember, who is also the head of the government, the head of the executive, but here he is not taking oath to defend the decisions of the government, but he is taking oath to preserve, protect and defend the Constitution of India. तो इसका एक सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि अगर the council of minister is going to give any advice to the president which is not constitutionally correct, then in that circumstances the president may deny to give his consent over that advice and will revert it back to the council of minister for the reconsideration along with his objections. तो क्योंकि उसका काम ये नहीं कि सरकार की सारी बातों को माने, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर सरकार की बात नहीं है या वो उससे खुश नहीं है या सेटिस्फाई नहीं है तो रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा. लेकिन प्रोविजो एक चीज जरूर कहता है कि दोबारा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, देन फॉर द सेकेंड टाइम द प्रेसिडेंट इज बाउंड. अब बाउंड का मतलब है कि ही विल पुट हिज सिग्नेचर. जैसे आपने आप लोग को शायद पता है कि नहीं कि जब डॉक्टर कलाम जो है ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उस समय की जो यूपीए गवर्नमेंट है उन्होंने बिहार पे राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक प्रपोजल भेजा था
to the President of India, Mr. Kalam, Dr. Kalam. लेकिन कलाम साहब ने क्या किया था, कलाम साहब ने उसको वापस भेज दिया था फॉर द रिकंसिडरेशन, क्योंकि उनको लगा था कि बिहार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां पे आर्टिकल 356 लगाया जा सके. तो he has sent it back after consulting with his legal advisor. He sent it back to the काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द रिकंसिडरेशन. पर रिकंसिडरेशन के बाद मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको वापस प्रेसिडेंट के पास भेज दिया और प्रेसिडेंट साइन नहीं करता, देन व्हाट विल हैपन? देन रिमेंबर आर्टिकल 61 कम्स इनटू द पिक्चर. तो 61 क्या कहता है? 61 टॉक्स अबाउट द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट. इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कब शुरू हो सकती है? तो इसको जब आप देखोगे 61, तो ये कहता है कि व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकंसिडरेशन को एक्सेप्ट ना करना वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आता है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज Article 74, the proviso of Article 74 says that he is bound by the advice of the Council of Ministers for the second time. So for the second time, if he is not accepting the proposal or the advice of the Council of Ministers, then in that circumstances it amounts to the violation of the Constitution, and in that way the proceeding of impeachment can be initiated against him. लेकिन आप एक चीज आप याद रखिएगा कि जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज एक्सट्रीमली रिग्रेस. रिग्रेस इसमें क्यों होता है? रिग्रेस इसमें ये होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, बट यहाँ पे इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हाई इट इज वेरी रिग्रेस? बिकॉज इन बोथ द हाउसेज the proposal should be passed by 2/3 of the entire strength of each house. यानी लोकसभा के भी 2/3 और राज्यसभा के भी 2/3 of the total strength जब इस प्रपोजल को पास करते हैं तब जाकर के इम्पीचमेंट पास माना जाता है. और दूसरी चीज, इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि this is the natural law of the justice, that right to be defended, that should be provided to the President of India also. तो जब impeachment की proceeding होती है, then the President has all right to defend himself. तो या तो खुद अपने आप को defend करना चाहे खुद कर सकता है, और अगर वो चाहे तो किसी advocates के through भी अपने आप को represent कर सकता है. But yes, this 2/3 clause of the entire strength of the house, it makes it extremely rigorous to remove the president on the ground of through the process of the impeachment. तो इसीलिए सरकारों के लिए भी अच्छा क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया तो उसको वो सम्मान देते हुए नॉर्मली दोबारा रिकंसिडरेशन करके सेम प्रपोजल को नहीं भेजती हैं, या तो ड्रॉप कर देती हैं या फिर उसकी जो एडवाइस है उसको मान लेती हैं. बट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एज पर द प्रोविजो फॉर द सेकेंड टाइम द प्रेसिडेंट इज बाउंड. इसमें एक चीज आप और याद रखिएगा कि जैसे एडवाइस कोई दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को, या कोई प्रपोजल गया प्रेसिडेंट के पास, तो देयर इज नो स्पेसिफिक और प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड इन विच, या जैसे मान लो कोई बिल ही दोनों हाउस पास करके भेज दी है, तो देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड इन विच ही शुड पुट हिज सिग्नेचर और ही शुड गिव हिज कंसेंट. तो वहां पे जो क्लॉज लगता है ना, वो रीजनेबल टाइम पीरियड का लगता है. अभी तक एक चीज जो टर्म आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज नोन इन द नेम ऑफ द पॉकेट वीटो. तो पॉकेट वीटो के केस में क्या होता है? पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई चीज भेजी प्रेसिडेंट के पास, नाइदर द प्रेसिडेंट इज सेइंग यस nor the president is saying no, nor he is putting his signature over the document. वो साइन भी नहीं कर रहा, उसको अपने पास रख लिया, इसको कहते हैं पॉकेट वीटो. बट आप याद रखिएगा कि नो टर्म लाइक पॉकेट वीटो इज मेंशन्ड इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन. इट हैज हैपेंड ओनली वंस बिकॉज then President of India, Mr. Gyani Jail Singh, and then Prime Minister of India, Shri Rajiv Gandhi, they were not sharing a very healthy relationship with each other. और ज्ञानी जैल सिंह जी का ये ऑब्जेक्शन था कि जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे वो उनको बाकायदा अपडेट नहीं करते थे अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. सो यू नो दैट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम दिस इज आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू कीप अपडेटिंग द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट हेड होता है, इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है कि उसको अपडेट करता रहे. बट वहां पे ज्ञानी जैल सिंह जी का ये ऑब्जेक्शन था कि राजीव गांधी जी जो थे उस समय के प्राइम मिनिस्टर, सो मिस्टर राजीव गांधी डिड नॉट यूज टू अपडेट हिम अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. और इसी कारण से उन्होंने वो जो आपका पोस्टल ऑर्डर वाला जो बिल था उसको विदहोल्ड किया था, एंड दैट इज नोन
in the form of the that action is known in the form of the pocket veto. तो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉकेट वीटो जैसा कोई टर्म नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, वंस आफ्टर रिकंसिडरेशन, सिर्फ एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा. After that, if the government or the council of ministers are going to pass the same thing, going to send the same thing, then in that circumstances for the second time the president is bound by the advice of the council of minister. तो ये भी दिखाता है कि प्रेसिडेंट के पास लिमिटेड डिस्क्रिशनरी पावर है, बहुत ज्यादा पावर नहीं है. उसका एक बड़ा कारण ये है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इलेक्टेड है और प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है. तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड को अब इतनी पावर नहीं दे सकते कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड के डिसीजंस को दबा दे. Because remember, here we don't follow the presidential form of the government, but we follow parliamentary form of the government. और parliamentary form of the government का मतलब है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का अपर हैंड होना चाहिए. प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर अगर आप दे दोगे तो इलेक्टेड गवर्नमेंट सेकेंडरी हो जाएगी. तो बिकॉज द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दिस इज द रीजन कि he cannot be more powerful than the directly elected government. Now let's come to 74 subclause 2. It says that the question whether any and if so what advice was tendered by ministers to the president shall not be inquired into any court. जैसे आपने अभी देखा कि प्रेसिडेंट जाकर के प्राइम मिनिस्टर से मिले. अब यहाँ पे उन दोनों के बीच में क्या बात हुई है किसी आरटीआई में कवर नहीं होती, या प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफ किया तो क्या ब्रीफ किया ये भी आप नहीं फाइंड आउट कर सकते. दूसरा मैंने आपको बताया था कि ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब मान लो इसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड. व्हाट एडवाइस वाज टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट, that cannot be inquired into any court. तो नॉर्मली ब्रीफिंग जो कनेक्टिंग लिंक होती है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है. मिनिस्टर्स अलग अलग जाकर के प्रेसिडेंट को अप्रोच नहीं करते. तो इसमें ये क्या कहता है 74 सब क्लॉज 2, ये क्लियरली कहता है कि व्हाट एडवाइस हैज बीन टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट. उसकी इंक्वायरी कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता. तो इसका कई बार गवर्नमेंट्स ने मिसयूज करने की कोशिश करी, बट नाउ देयर इज एस्टैब्लिश्ड लॉ आल्सो. कैसे कोशिश करी इसको मैं आपको बताती हूँ. मैंने आप लोग को एसआर बोम्मई का केस बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ एसआर बोम्मई, द सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट in a much larger way and truly protected the federal structure of the Indian Constitution. तो अभी तक क्या होता था, अभी तक आपने देखा कि 356 लगाने की जो पावर है that is with the central government. लगाता कौन है? राष्ट्रपति शासन हम कहते हैं. लगाता कौन है? राष्ट्रपति लगाता है. किसकी एडवाइस पे लगाता है? लगाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस पे. तो एक तो होता है गवर्नर ने रेकमेंड किया तो, बट अल्टीमेट डिसीजन इज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जब प्रेसिडेंट को कहती है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाओगे या 356 लगाओगे, तब वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगता है. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लाइक फॉर लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एसआर बोम्मई केस, जहां पे द प्रेसिडेंट हैज इम्पोज्ड आर्टिकल 356. अब जब इसको चैलेंज किया गया तो चैलेंज ये किया गया कि व्हाट वाज द ग्राउंड ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356. तो सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ये कहती है कि that has been done by the president on our advice, but what advice was given by us to the president of India, that cannot be inquired and reviewed by any court. तो जब इसका रिव्यू हो ही नहीं सकता तो हमने लगा दिया तो लगा दिया, आप चेक नहीं कर सकते कि सही लगाया कि गलत लगाया. और मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के केस में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जो चीज क्लियरली मेंशन्ड है उसका इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर सकते. ये क्लियर लिखा हुआ है कि एडवाइस कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सो डेफिनेटली द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर्ड अबाउट द एडवाइस. तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या किया, बिकॉज दिस इज अ विटनेस ऑफ द जजेस और यही लीगल माइंड होता है. उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि वी आर नॉट बॉदर कि व्हाट एडवाइस हैज बीन गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट डेफिनेटली द डॉक्यूमेंट्स अपॉन व्हिच द एडवाइस इज बेस्ड कैन बी रिव्यूड बाय अस. तो जो आपने एडवाइस दी है वो एडवाइस प्रोटेक्टेड है, लेकिन जिस डॉक्यूमेंट की पे आपकी एडवाइस बेस्ड है वो डॉक्यूमेंट प्रोटेक्टेड नहीं है. तो आप हमें वो डॉक्यूमेंट दे दो जिसकी बेसिस पे आपने इनको एडवाइस किया था. अब इसमें आप ये देखो कि टर्म एज सच रह गया, लेकिन पावर एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले ली, वेरी मच लाइक द केशवानंद भारती जजमेंट. ये लीगल माइंड होता है, जहां पे आपको पता है कि अगर हमें
रीजन को हमने नहीं फाइंड आउट किया, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट में मिसयूज देयर पावर विच इज गिवन टू देम अंडर आर्टिकल 356। और इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक बेसिक फिलोसफी है वो फ्रस्ट्रेट हो रही है। तो यहाँ पे कोर्ट्स अपने पास एडिशनल पावर लेती हैं विदाउट चेंजिंग द रियल टर्म्स विच हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने बोला एडवाइस क्या दिया ये हमें नहीं जानना, क्योंकि 74 सब क्लॉज 2 इसको प्रोहिबिट करता है, बट एडवाइस किस डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड थी वो डॉक्यूमेंट का रिव्यू हम कर सकते हैं। तो नाउ इट इज वेरी मच क्लियर दैट स्टिल व्हाट एडवाइस हैज बीन गिवन दैट कैन नॉट बी रिव्यूड बाय द कोर्ट, बट द डॉक्यूमेंट्स अपॉन विच द एडवाइस इज बेस्ड। लेकिन इसमें एक चीज आप याद रखना कि डॉक्यूमेंट जिस पे एडवाइस बेस्ड है और जो एडवाइस एक्शन के फॉर्म में दिख रही है उसमें एक रिलेशनशिप आपका दिखाई देना चाहिए। पता चला डॉक्यूमेंट वो कहीं नहीं रहे जो आपके डिसीजन से एक्सप्लिसिटली इंडिकेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका एक्शन ही बता देता है कि जो एक्शन आप कर रहे हो वो अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स दैट कैन नॉट बी सब्सटैंशिएटेड, and in that circumstances the Supreme Court may say that the decision which has been taken by the central government that is unconstitutional। तो अब ये क्लियर है कि आप एडवाइस नहीं पूछोगे लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर सकते हो। तो इसका क्लियर मतलब ये हुआ कि आपने पावर अपने हाथ में ले ली कि हम ये जान सकते हैं कि आपने एडवाइस सही दी है या आपने एडवाइस गलत दी है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन। नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 75 which is again very important part of your syllabus। 75 पढ़ेंगे फिर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन देखेंगे। 75 देखते हैं जब, तो द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड the other minister shall be appointed by the president on the advice of the prime minister। अब इसमें एक चीज आप देखना, मैंने आप लोग को बताया कि the prime minister, the president will work in accordance with the advice of the council of ministers। So there shall be a council of minister headed by the prime minister, that is article 74। मैंने आपको ये भी बताया कि there is limited discretion available to the president of India। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट के पास है। कैसे प्रेसिडेंट के पास है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, लेकिन बाकी मिनिस्टर कौन बनेगा ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा। और प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट सर्टेन पर्संस एज द मिनिस्टर्स इन द पर्टिकुलर गवर्नमेंट। तो डिस्क्रिशन क्या है कि हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखना कि यहाँ पे डिस्क्रिशन तो है बट इट्स नॉट लाइक दैट दिस इज आर्बिट्ररी एक्सरसाइज ऑफ द पावर। तो डिस्क्रिशन को लेकर के देयर इज अ क्लियर कट गाइडलाइन। इलेक्शन हो चुका है, जो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है अगर उसके पास मेजॉरिटी है तो ऑब्वियसली जो उसका नेता होगा वो प्रधानमंत्री अपॉइंटेड होगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी टीम को चुनेगा। इसलिए आपने देखा है कि पहले मिनिस्टर्स ओथ ले लेते हैं, उनका पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन बाद में होता है। उन नाम को वो रेकमेंड करेगा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट आई एम गोइंग टू पिक दिस पर्सन एज माई मिनिस्टर्स and as the part of my team। तो प्राइम मिनिस्टर को चुनने का डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट के पास है, बाकी मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे पिक किया जाएगा। लेकिन सपोज करो कि देयर इज not even a single political party or political alliance who has received adequate majority to form the government, then in that circumstances what will happen। तो आपने देखा है कि कई बार क्या होता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या जो प्री पोल या पोस्ट पोल अलायंसेस हैं उनमें किसी को भी बहुमति नहीं है कि हम कौन सरकार बना सकता है। तो जब कोई भी बहुमत किसी के पास नहीं है देन द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन। और डिस्क्रिशन में यहाँ पे एक जो SR बुम्बई केस में एज दिया गया है टू द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो ये दिया गया है कि इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर whoever is in the position to give the stable government, ये एक बड़ा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। इसीलिए आप लोग को याद होगा जब गोवा में पिछली बार इलेक्शन हुए थे देन द कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बट द गवर्नर इनवाइटेड बीजेपी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से उन्होंने लिया, ये SR बुम्बई से है, जहां पे उन्होंने ये बोला है कि इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर द पॉलिटिकल पार्टी हु इज इन द पोजिशन टू फॉर्म द मोर स्टेबल गवर्नमेंट और टू गिव द स्टेबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा कि दिस इज अ प्लेस जहां पे मैंने आपको बताया कि देयर इज अ लिमिटेड ऑप्शन for the president to exercise his discretion। So this is a place where the president can exercise his discretion in the appointment of the prime minister in that circumstances when no political party has
हैज टच्ड द मैजिक नंबर ऑफ मेजॉरिटी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा इसमें 75(1)(a) में आता है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसके 15% से ज्यादा आपके मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। बीच में आपको मैंने बताया था कि कोalition गवर्नमेंट का जो एरा आया जो 90s से शुरू होता है और 2014 तक चलता है, उसमें द रीजनल पार्टीज वर इन द बेटर पोजीशन टू बार्गेन। तो उसमें जैसे आपने देखा कि अटल जी ने 13 दलों की सरकार चलाई, नरसिम्हा राव की सरकार थी वो भी कोalition गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह की सरकार कोalition गवर्नमेंट थी, और उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार जो थी वो कोalition गवर्नमेंट थी। तो उसमें जो छोटे छोटे दल थे उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा थी। क्यों? मैंने आपको इसको फेडरलिज्म में भी बताया था, क्योंकि वो हर बात पे धमकी देते रहते थे कि हम समर्थन वापस ले लेंगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो रिजल्ट क्या हुआ कि जिसके 150 एमपीज हैं उसके तो 10 मिनिस्टर हैं, और जिसके 15 एमपीज हैं उसके जो है 5 मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि वो कोर्स करके अपने मिनिस्टर्स की एंट्री करा लेते थे। और इसको लेकर के ऑब्वियसली अटल जी बड़े भुक्तभोगी थे, इसलिए ये आपका 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 आया था, जिसमें कह दिया गया कि लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम एक स्लैब लगा दिया गया, एक राइडर लगा दिया गया कि मैक्सिमम 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द लोकसभा। दूसरा इसमें 75(1)(b) जब आप देखते हो तो ये बात करता है, इट टॉक्स अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। आप सबको पता होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है या विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ 10th शेड्यूल दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। क्यों उसको लाया गया था? उसको इसलिए लाया गया था क्योंकि जब कोalition गवर्नमेंट का एरा चला तो रोज लोग पार्टी बदलते थे। जैसे अब आप देख रहे हो ना कि इलेक्शंस आए हैं तो अब सबसे ज्यादा लोग पार्टी इधर से उधर जंप करके जाएंगे। तो ये तो चलो इलेक्शन के पहले की बात है। वहां पे क्या होता था कि पार्टियां, इलेक्शन हो चुका है, कोई पार्टी सरकार में है, पता चला पार्टी के कुछ लोग टूट करके जाके दूसरी पार्टी में मिल गए, या कोई गठबंधन क्या एक एलाई मिल जाकर के दूसरी पार्टी में मिल गया। तो इसके कारण क्या होता था, दैट यूज टू क्रिएट अ लॉट्स ऑफ थ्रेट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो पोचिंग की जाती थी। अभी आप देखते हो कि पोचिंग होती है एमपी एमएलए की, उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया गया था। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में आपको मालूम है कि देयर इज अ रिक्वायर्ड नंबर, और मिनिमम अगर उतना डिफेक्शन होता है तो फिर वो डिफेक्शन वैलिड माना जाता है। अगर उससे कम लोगों का डिफेक्शन होता है देन दे ऑल विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो ये जो आपका 1B है, ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ इफ समबडी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज डिस्क्वालिफाइड। तो डिस्क्वालिफाइड का मतलब अब आप हाउस के सदस्य नहीं रह सकते। तो अगर आप सदस्य नहीं रह सकते तो अब आप मंत्री भी नहीं रहोगे। मंत्री आप कब तक नहीं रहोगे? या तो आप फ्रेश इलेक्शन लड़ करके दोबारा जीत करके आ जाओ तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, और या फिर वो लोकसभा भंग हो गई है और दोबारा आप, या विधानसभा भंग हो गई, दोबारा आप इलेक्शन जीत करके आ गए तो फिर अगेन यू विल बी एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट। बट जब आप डिस्क्वालिफाइड हो देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस अनलेस एंड अनटिल the period of your disqualification is over due to re-electment or the fresh election, you cannot hold the office of a minister. That is article 75(1)(b। एक मैं और पढ़ाऊंगी, इसके बाद इसको खत्म करूंगी। The minister shall hold office during the pleasure of the president। अब ये pleasure of the president is something which is very important। प्लेजर का मतलब क्या होता है? तो आपको मालूम है कि जो लोकसभा का टर्म होता है वो 5 साल का होता है। तो नॉर्मली प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं कि सर प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं 5 साल का तो टर्म है, 3 साल में मेरा प्लेजर खत्म हो गया तो तुम्हारी गवर्नमेंट अब नहीं चलेगी। ना ही ये मतलब है कि 5 साल से हम चाहते हैं कि तुम आगे चलो तो तुम्हारी गवर्नमेंट 6 साल चल जाएगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होता है, मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट में 2 चीजें आप याद रखिएगा। 5 साल अगर सरकार चल गई और कोई व्यक्ति 5 साल मिनिस्टर रह गया तो वो चलेगा। दूसरा, इसमें जो एक्चुअली में जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है वो प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होता है। मान लीजिए जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर अभी जो मोदी 2.0 गवर्नमेंट है, इसमें पीएम ने बहुत सारे मिनिस्टर जो सीनियर थे, जैसे आपके ये थे क्या नाम है, लॉ मिनिस्टर थे, आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, इन लोगों का रेजिग्नेशन ले लिया, हेल्थ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन ले लिया। तो इसमें प्रेसिडेंट क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, सपोज द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द पर्सन हु इज अ मिनिस्टर इन द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, तो
प्राइम मिनिस्टर उसको बोल देता है कि भाई आप ऐसा करो, आप रेजिग्नेशन दे दो। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि आप रिजाइन कर दो, आइडियली उनको रिजाइन कर देना चाहिए। पर सपोज करो द प्राइम मिनिस्टर has requested a particular minister to put his resignation, but the minister is not ready to resign. वो कह रहा है कि हम तो नहीं रिजाइन करेंगे, तब क्या होगा? Then in that circumstances, the prime minister will recommend to the president to dismiss that minister. तो यहाँ पे वो अपने प्लेजर को एक्सरसाइज करेगा, और प्लेजर का मतलब अब पीएम का प्लेजर नहीं रह गया कि वो मिनिस्टर कंटिन्यू करे, तो एक्सरसाइज वो प्रेसिडेंट के थ्रू करेगा, जहां पे उस मिनिस्टर को डिसमिस किया जा सकता है। सो द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये उसका मतलब होता है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेगा तब तक मिनिस्टर कंटिन्यू करेगा। या कई बार ऐसा होता है, एक चीज और याद रखिएगा, दैट द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजोरिटी। सरकार का मेजोरिटी खत्म हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दे आर नॉट रेडी टू पुट देयर रेजिग्नेशन। वो कह रहे हम इस्तीफा नहीं देंगे, जबकि मेजोरिटी उनकी नहीं है। तो अभी लोकसभा ने अपना टर्म पूरा नहीं किया है, बट मे बी देयर इज अ कोalition गवर्नमेंट और देयर इज अ डिफेक्शन बिकॉज ऑफ विच द रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट द मेजोरिटी, बट द प्राइम मिनिस्टर एंड रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स दे आर नॉट रेडी टू पुट देयर रेजिग्नेशन। देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस the government can be dismissed by the president of India. और वहां पे in that circumstances, because the government has lost the majority, the president will exercise his pleasure, and by exercising his pleasure he can dismiss the existing government. ये होता है आपका the meaning of the pleasure of the president. और थर्ड इसमें एक important और है, the council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people. आपने एक चीज देखी होगी कि कैबिनेट ने बिल अप्रूव किया, कैबिनेट ने पॉलिसी अप्रूव करी, कैबिनेट ने इस बिल में ये अमेंडमेंट अप्रूव कर दिया, तो जो भी हाउस में होने वाला होता है उसके पहले कैबिनेट में एक डिस्कशन होता है। सो वॉट एवर डिसीजन हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए कोई बिल एक मिनिस्ट्री लेके आने वाली है, सपोज करो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कोई बिल लेकर के आने वाली है, तो मिनिस्टर जब उस बिल को बनाता है ना, तो उसमें कैबिनेट पे डिस्कशन होता है और कैबिनेट उसको फाइनली अप्रूव करती है। अब उसमें क्या होगा कि अगर कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, देन सपोज एनी मिनिस्टर इज नॉट एग्री आइदर विद द एंटायर बिल और विद द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द बिल, तो वो कैबिनेट की मीटिंग में ही जो कहना है वो कहेगा। Once it has been finally decided by the cabinet, it is considered as the collective decision of the entire cabinet. तो इसीलिए आप देखोगे कि बाहर आप एग्री हो या डिसएग्री हो, बाहर बोल करके निकल करके बोलना आपके लिए अलाउ नहीं होता। हालांकि कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें लोगों ने बोला है, बट एज पर द एथिक्स यू आर नॉट सपोज टू, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द कैबिनेट. सो वंस द कैबिनेट हैज टेकन अ डिसीजन, दैट इज कंसिडर्ड एज द यूनानिमस डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, irrespective of the fact that whether a particular minister is agree or disagree. अब वो कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया, अब वो बिल हाउस के सामने लेकर के आया गया, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का कोई बिल है, तो लॉ मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर उस बिल को हाउस में लेकर के आते हैं, डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है और बिल नहीं पास हुआ। तो अगर बिल नहीं पास हुआ तो ऐसा नहीं है कि नाउ द law minister will be the solely responsible for that, but it would be the collective responsibility of the entire cabinet. तो लॉ मिनिस्टर से ये नहीं कहा जाता कि भैया तुम्हारा बिल गिर गया तो अब तुम रेजिग्नेशन दोगे, नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके दो इंडिकेशंस होते हैं, एक जो बड़ा क्लियर इंडिकेशन ही होता है वो ये होता है कि इट मींस नाउ द गवर्नमेंट इज नॉट इन द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। इसीलिए आप देखते हो कि जब कोई क्रूशियल बिल होता है ना, देन मेनी टाइम्स द पॉलिटिकल पार्टीज इशू व्हिप्स, तो उसमें जो एमपीज होते हैं वो बीमार भी हैं, तो कोई व्हील चेयर पे आ रहा है, कोई स्ट्रेचर पे आ रहा है, पर वो आके अपना वोट जरूर कास्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बिल ऐसा नहीं पास हो पाता तो सरकार की बड़ी किरकिरी होती है, एंड इन दैट सर्कमस्टेंसेस अपोजिशन कैन मेक अ लॉट्स ऑफ ह्यू एंड क्राई दैट द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी, एंड द गवर्नमेंट कैन आल्सो, द अपोजिशन कैन आल्सो इंट्रोड्यूस द नो कॉन्फिडेंस मोशन। वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, और अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार गई।
और दूसरा इसमें क्या होता है कि मान लो बिल गिर गया किसी कारण से सरकार का, और सरकार बिल को नहीं पास करा पाई लोकसभा में, राज्यसभा में मैटर नहीं करता, लोकसभा में नहीं पास करा पाई, then in that circumstances the second possibility is कि once this opposition has started making hue and cry that the ruling party has lost the majority, opposition no confidence motion नहीं ला रहा है लेकिन सिर्फ हल्ला मचा रहा है, उस कंडीशन में रूलिंग पार्टी कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, ये आपके पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में दिया हुआ है। रूलिंग पार्टी कॉन्फिडेंस मोशन लाती है और अगर कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि सरकार की मेजॉरिटी अभी भी है। तो नॉर्मली सरकार कॉन्फिडेंस मोशन लाती नहीं, इट रेयरली हैपेंस, इन मोस्ट ऑफ द केस यू विल सी दैट द अपोजिशन ब्रिंग्स नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट जस्ट टू प्रूव दैट द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द मेजॉरिटी। सो द मीनिंग ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कि कोई अगर एक बिल गिरता है तो पूरी सरकार की जिम्मेदारी होती है, कोई अगर एक डिसीजन होता है तो वो पूरी सरकार की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कोलगेट स्कैम में जब मिस्टर पीएच पारिक जो कि कोल सेक्रेटरी थे, उनको जब सीबीआई लेके गई तो उन्होंने ये बोला कि भाई मेरी डिसीजन कैसे है, द डिसीजन वाज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर who was then coal minister also and that was the collective decision of the cabinet। तो अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस आर्टिकल 77, बट ऑब्वियसली देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट टेक द प्ली ऑफ द इग्नोरेंस, क्योंकि उस केस में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था कि मुझे नहीं पता था। तो इसमें आप एक चीज आप याद रखिएगा कि आपको पता हो या ना पता हो, इट इज ऑलवेज प्रिज्यूम्ड दैट एवरीथिंग वाज इन द नॉलेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज देयर इज द प्रोविजन सेज दैट देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ collective responsibility। So that is all about article 75। इसमें 2-3 क्लॉज बचे हुए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब अगर तुम लोग का कोई सवाल हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। हाँ जी पूछो, हार्दिक बताओ। यस मैम। मैम आर्टिकल 75 में जहां पर आपने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है वो हम